वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम एक नए जेनेटिक्स डिजीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले की क्लास में हमने लिंग संलग्नी वंशागति रोग पढ़े थे, यानी इस प्रकार के रोग जो कि लिंग गुणसूत्रों पर उपस्थित जीनों में उत्परिवर्तन के कारण से या किसी परिवर्तन के कारण से, किसी विकृति के कारण से उत्पन्न होते हैं तथा वंशागत होते हैं, उन्हें हम लिंग संलग्न वंशागति या लिंग संलग्न रोग कहा जाता है या विकृति कहा जाता है। आज हम सेकंड पढ़ेंगे और सेकंड हमें कौन सा ध्यान रखना है, अलिंग गुणसूत्र संलग्नी विकार, यानी आपको ध्यान रखना ये अलिंग या ऑटोसोम्स गुणसूत्र होते हैं। ऑटोसोम्स या जिसे हम क्या कहते हैं अलिंग गुणसूत्रों पर किसी भी विकृति के कारण से उत्पन्न होते हैं। अलिंग गुणसूत्र होते हैं उनमें विकृति के कारण से, जैसे कि मनुष्य की बात करें तो मनुष्य के अंदर 23 जोड़ी गुणसूत्र में से 23वीं जोड़ी गुणसूत्र होते हैं वे लिंग गुणसूत्र होते हैं, बाकी सभी 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं वह किस प्रकार के होते हैं, तो आपको ध्यान रखना अलिंगी गुणसूत्र होते हैं। उनमें किसी भी प्रकार का उत्परिवर्तन उत्पन्न होने से जो विकार होते हैं उन विकारों को हम क्या कहते हैं, अलिंगी गुणसूत्र संलग्नी विकार कहा जाता है। तो इस प्रकार से अलिंग गुणसूत्र लग्न विकार है वह कौन कौन से हैं, तो उसमें दो विकार हमें पढ़ने हैं। एक तो हम पढ़ेंगे सिकल सेल एनीमिया और दूसरा पढ़ेंगे हम फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो ये दो रोग मुख्य रूप से हैं जो कि इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। पहले हम देखेंगे सिकल सेल एनीमिया और दूसरा हमें कौन सा ध्यान रखना है, फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो ये दो रोग ऐसे हैं जो कि किस प्रकार के हैं, ऑटोसोम्स गुणसूत्रों में विकृति के कारण से, उत्परिवर्तन के कारण से उत्पन्न होते हैं। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में आप क्या ध्यान दीजिए कि यह रोग है वो किससे संबंधित है, किस प्रकार का रोग है, तो आपको ध्यान रखना है ये लिंग संलग्न अप्रभावी रोग है। किस प्रकार का रोग है, ध्यान रखना आपको, अलिंग संलग्न रोग है जो कि आपको ध्यान रखना है वंशानुगत रोग है। ये किस प्रकार का रोग है, वंशानुगत रोग है और अलिंग गुणसूत्र पर उपस्थित होता है। किस पर उपस्थित होता है, अलिंग गुणसूत्र। और गुणसूत्र नंबर भी आप ध्यान रखना चाहते हैं तो अलिंग गुणसूत्र 11 में उत्परिवर्तन के कारण से उत्पन्न होता है। उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है, ध्यान दीजिए, उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो क्या ध्यान दीजिए, यह एक प्रकार का वंशानुगत अलिंग गुणसूत्र 11 में उत्परिवर्तन के कारण से उत्पन्न होने वाली विकृति है या रोग है। इस रोग में होता क्या है, पहले आप समझ लीजिए कि हीमोफीलिया होता है किसमें, हीमोग्लोबिन में, और हीमोग्लोबिन होता है उसमें दो श्रृंखलाएं होती हैं। मनुष्य के अंदर रुधिर में हीमोग्लोबिन में दो श्रृंखलाएं होती हैं और दो प्रकार की श्रृंखलाएं होती हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा श्रृंखलाएं। तो इस प्रकार से कुल 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। कुल कितनी श्रृंखलाएं होगी, 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं, 2 अल्फा और 2 कैसी होती हैं, बीटा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। इसमें से अल्फा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं वह रोगी व्यक्ति में एवं आपको ध्यान रखना है सामान्य व्यक्ति में कैसी होती हैं, तो आपको ध्यान रखना है सामान्य होगी। रोगी में और सामान्य में कैसी होगी, सामान्य प्रकार की होती है, समान प्रकार की होती है, इसमें कोई विकृति उत्पन्न नहीं होती है। परंतु जो बीटा श्रृंखला होती हैं उस बीटा श्रृंखला के 6th एमिनो अम्ल होता है, 6ठे नंबर का जो एमिनो अम्ल है उस एमिनो एसिड में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। और बीटा श्रृंखला के 6ठे एमिनो अम्ल में परिवर्तन या उत्परिवर्तन होने के कारण से क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है सिकल सेल एनीमिया रोग हो जाता है। तो आप क्या ध्यान दीजिए कि हीमोग्लोबिन होता है वो 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर के बना होता है, 2 अल्फा और 2 बीटा। इसमें से रोगी एवं सामान्य व्यक्ति में अल्फा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं वह समान होती हैं, परंतु जो बीटा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है उसमें 6ठे एमिनो अम्ल का उत्परिवर्तन हो जाता है। 6ठा एमिनो अम्ल होता है वह ग्लूटामिक अम्ल होता है, उसके स्थान पर वेलिन आ जाता है और ग्लूटामिक एमिनो अम्ल की जगह वेलिन आने के कारण से जो आरबीसी है वो कैसी हो जाती है, अंशियाकार हो जाती है। कैसे होता है ये उत्परिवर्तन समझ लीजिए, आप ध्यान दीजिए। तो ये जो डीएनए है और डीएनए के अंदर क्या उपस्थित, जीन कहाँ उपस्थित होते हैं, गुणसूत्रों पर, और गुणसूत्रों पर किस रूप में उपस्थित होते हैं, डीएनए के छोटे छोटे खंडों के रूप में। यानी डीएनए का एक विशेष खंड होगा जो कि हर किसी जीन का क्या करता है, निर्धारण करता है। जीन है क्या, एक डीएनए का छोटा खंड है। अब क्या होगा कि डीएनए होगा उससे किसका निर्माण होगा, आरएनए का, और आरएनए से किसका, प्रोटीन का निर्माण होगा। डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। वैसे आप पिछले साल पढ़ गए अच्छे से ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन के बाद में अगली प्रोसेस होगी ट्रांसलेशन,
और ट्रांसलेशन होगा, उसके फलस्वरूप किसका निर्माण होगा, प्रोटीन का निर्माण होगा। और प्रोटीन ही होता है जो कि आरबीसी की जो संरचना होगी उसको निर्धारित करते हैं। अब होगा क्या कि यहाँ पर जो सामान्य हीमोग्लोबिन जीन है, उस हीमोग्लोबिन जीन के अंदर आप देखेंगे तो हीमोग्लोबिन के अंदर यहाँ पर छठे नंबर पर जो एमिनो अम्ल होता है वह कौन सा उपस्थित होता है, डीएनए होगा, उसमें जीएजी है। और यहाँ पर जो है वो जीएजी की जगह क्या आ गया, जीटीजी है। ये आपको ध्यान रखना, उत्परिवर्तन हो गया। उत्परिवर्तन होने से जीएजी के स्थान पर जीटीजी आ गया, यानी यहाँ पर थाइमिन आ गया। अब क्या हुआ कि इससे क्या बनेगा, आरएनए से बनेगा, तो ये आरएनए सिंगल स्ट्रैंड हो गया, यहाँ भी आरएनए हो गया। अब देखो आरएनए में थाइमिन के स्थान पर क्या होता है, यूरेसिल होता है, तो थाइमिन के स्थान पर क्या आ गया यहाँ पर, यूरेसिल। अब ध्यान दीजिए ये कोडॉन है, ये तो किस एमिनो अम्ल को दर्शाएगा, ग्लूटामिक एमिनो अम्ल को दर्शाएगा, जो कि सामान्य प्रकार का। तो यहाँ पर बनना क्या चाहिए, ग्लूटामिक एमिनो अम्ल, जबकि यहाँ पर जीयूजी आ गया, कोडॉन परिवर्तित हो गया, और एक कोडॉन किसी विशेष एमिनो अम्ल को ही प्रदर्शित करेगा। तो इस प्रकार से जीयूजी कोडॉन होता है, वो किस एमिनो अम्ल को प्रदर्शित करेगा, वेलिन एमिनो अम्ल को परिवर्तित करेगा, जिसके कारण से ग्लूटामिन एमिनो अम्ल है उसके स्थान पर क्या आ गया, वेलिन एमिनो अम्ल। और वेलिन एमिनो अम्ल आने के कारण से जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनेगी वह पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनेगी, वह कैसी होगी, तो आपको धन के हीमोफीलिया से ग्रसित पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होगी, यानी उत्परिवर्तित पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होगी। और उत्परिवर्तित पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से ही तो प्रोटीन बनेगा, और प्रोटीन भी कैसा बनेगा, उत्परिवर्तित। जबकि सामान्य प्रकार का प्रोटीन ऐसा होना चाहिए, जबकि उत्परिवर्तित प्रोटीन हमें प्राप्त हो रहा है सिकल सेल एनीमिया में, इस प्रकार का होगा। और ऐसी परिस्थिति के अंदर जो हमारी आरबीसी होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, वे उभयावतल प्रकार की होती हैं, गोलाकार उभयावतल होगी। और इस प्रकार की गोलाकार उभयावतल से कैसे रूप में परिवर्तित हो जाती है, हसियाकार या दात्राकार रूप में परिवर्तित हो जाती है। जैसे हम देखते हैं जो फसल वगैरह काटने के लिए हसिया उपयोग में लेते हैं, उस हसिये के आकृति की हो जाती है, दात्र के आकृति की हो जाती है। इस कारण से इस रोग को हम दात्राकार या हसियाकार या सिकल सेल, या सिकल का मतलब ही दात्र होता है, उस प्रकार से हसियाकार या सिकल के आकार की हो जाती है, जिसके कारण से आरबीसी होगी। यह आरबीसी ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर पाती हैं, ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर पाती है। और ऑक्सीजन का परिवहन नहीं करने से रोगी में ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन की कमी होने से रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो इस रोग को हम क्या कहते हैं, सिकल सेल एनीमिया रोग कहा जाता है। एक बार वापस से समझ लीजिए, यह एक प्रकार का अलिंग गुणसूत्र 11 से संबंधित वंशानुगत रोग है, जो कि इस गुणसूत्र में उत्परिवर्तन के कारण से उत्पन्न होता है। अब ध्यान दीजिए हीमोफीलिया में आप ध्यान दीजिए, हीमोग्लोबिन होता है वो दो अल्फा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, दो बीटा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बनकर के बना होता है, जिसमें से अल्फा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं रोगी एवं सामान्य व्यक्ति में सामान्य प्रकार की होती हैं, जबकि बीटा श्रृंखलाएं होती हैं, उस बीटा श्रृंखला में 6th नंबर का जो एमिनो अम्ल है, देखो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 नंबर का एमिनो अम्ल है, उसमें क्या हो जाता है, उत्परिवर्तन हो जाता है। उसमें क्या उत्परिवर्तन होता है, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है, जीएजी है उसके स्थान पर जीयूजी आ जाता है कोडॉन, और जीयूजी कोडॉन आने के कारण से जो ग्लूटामिक एमिनो अम्ल है वह ग्लूटामिक एमिनो अम्ल वेलिन एमिनो अम्ल में प्रतिस्थापित हो जाता है, और ग्लूटामिक एमिनो अम्ल वेलिन एमिनो अम्ल में प्रतिस्थापित होने के कारण से जो आरबीसी है उसका आकार गोलाकार उभयावतल से परिवर्तित होकर के और किस प्रकार का हो जाएगा, तो हंसियाकार या दात्र के आकृति का हो जाता है। इस प्रकार की आरबीसी होती है, वह ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण से रोगी के शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन की कमी होने से रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार के रोग को हम क्या कहेंगे, सिकल सेल एनीमिया कहा जाता है। ध्यान दीजिए, सिकल सेल एनीमिया रोग है, वह सिकल सेल एनीमिया रोग होगा, वह एक जीन के द्वारा नियंत्रित होता है। अलिंग संलग्न जीन है, ऑटोसोम्स क्रोमोसोम पर उपस्थित जीन है, जो कि कैसा होता है, अप्रभावी होता है, यानी ये दो एलील्स के द्वारा नियंत्रित होता है। किसके द्वारा नियंत्रित होगा, दो एलील्स के द्वारा। एक आपको ध्यान HBA ये सामान्य प्रकार का एलील्स है, और ये क्या है, SBH है, इस प्रकार का एलील्स है। अब देखो ये रोगी कब होगा, व्यक्ति रोगी कब होगा, जब केवल आपको ध्यान रखना है समयुग्मजीय अवस्था में ही रोगी होगा। समयुग्मज क्योंकि अप्रभावी है, तो समयुग्मजीय अवस्था में ही क्या होगा, रोगी होगा व्यक्ति, यानी इस प्रकार की स्थिति हो तो रोगी होगा, अन्यथा रोगी नहीं होगा। यानी इस प्रकार की स्थिति होने पर ही व्यक्ति क्या होगा, रोगी होगा, अन्यथा विषम युग्मजीय स्थिति होती है उसमें यह व्यक्ति रोगी नहीं होगा। विषम युग्मजीय अवस्था में ये रोगी नहीं होगा, परंतु रोग का वाहक जरूर होगा। विषम युग्मजीय अवस्था है तो इसमें प्रभावी कौन सा होगा,
ये सामान्य जीन जिसके कारण से व्यक्ति रोगी तो नहीं होगा, परंतु ये व्यक्ति कैसा होगा, वाहक होगा, अगली पीढ़ी में ये रोग उत्पन्न कर सकता है। तो इस प्रकार से विषम युग्मजीय अवस्था में ये वाहक के रूप में कार्य करते हैं, जबकि ये रोग होता है वह केवल और केवल किस परिस्थिति में होता है, समयुग्मजीय परिस्थिति के अंदर ही होता है। विषम युग्मजीय परिस्थिति में इस प्रकार का रोग नहीं होता है। इसकी थोड़ी सी वंशागति को हम समझ लेते हैं, वैसे ज़्यादा डिटेल्स हमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, फिर भी थोड़ा सा समझ लेते हैं किस प्रकार से इनकी वंशागति होगी। हम क्या करते हैं, एक वाहक स्त्री का विवाह है वो वाहक पुरुष के साथ में करते हैं। वाहक स्त्री का विवाह यदि वाहक पुरुष के साथ में हो जाता है तो इस प्रकार की परिस्थिति में यहाँ पर हीमोग्लोबिन ए और हीमोग्लोबिन ये जो है वो इस प्रकार का होगा। यहाँ पर भी हीमोग्लोबिन ए और हीमोग्लोबिन ये इस प्रकार की विषम युग्मजीय दोनों हैं। अब विषम युग्मजीय होने पर युग्मक बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे। तो गैमेट इस प्रकार से बनेंगे, ये हमें ध्यान रखना है। एक गैमेट्स ये बन गया, दूसरा गैमेट ये इस प्रकार का बनेगा। एक आपको ध्यान रखना है, गैमेट्स बनेगा, युग्मक बनेगा, वो इस प्रकार का होगा, दूसरा युग्मक बनेगा, वो इस प्रकार का होगा, ये हमें ध्यान रखना है। अब क्या होगा, इनमें आपस में जो निषेचन होगा और संतति उत्पन्न होगी तो प्रथम संतान ये इस प्रकार की हो सकती है, ये इस प्रकार से हो गई, तो ये किस प्रकार की, सामान्य है। दूसरी संतान ये इस प्रकार की हो सकती है, ये हमें ध्यान रखना है HbA और ये HbH, यानी ये किस प्रकार की है, तो वाहक है परंतु रोगी नहीं है। तीसरी स्थिति, सॉरी यहाँ से ध्यान रखना आपको, तीसरी स्थिति ये हमें ध्यान रखनी है, और यहाँ भी क्या होगा, HbA HbS, ये भी क्या है, वाहक है, रोगी नहीं है। चौथी स्थिति ये है, वह कैसा हो सकता है, रोगी हो सकता है। तो रोगी कब होगा, जब केवल और केवल क्या होगा, तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये व्यक्ति ये कैसा होगा, रोगी होगा, यानी सिकल सेल एनीमिया से क्या होगा, सिकल सेल एनीमिया इसमें होगा, यह कैसा होगा, रोगी होगा। तो ये हमें ध्यान रखना है, कैसा होगा, रोगी होगी। यानी ये जो संतान होगी ये कैसी होगी, रोगी होगी, क्योंकि ये कैसी है, समयुग्मजीय है। मैंने आपको बताया था कि ये समयुग्मजीय अवस्था में ही प्रकट होता है, जबकि ये आपको ध्यान रखना है कैसे होंगे, दोनों वाहक होते हैं। ये दोनों क्या होंगे, वाहक होते हैं। इनमें आधे हीमोग्लोबिन होंगे, वे सामान्य प्रकार के होंगे, परंतु इनमें देखो कौन सा रोग होगा, एनीमिया रोग होगा, रक्त की कमी जरूर होगी। तो इनमें एनीमिया रोग होगा, परंतु ये आराम से रह सकते हैं क्योंकि इनमें आधे हीमोग्लोबिन सामान्य प्रकार के होंगे। तो ये दोनों क्या है, वाहक के रूप में कार्य करते हैं। इसमें रक्ताल्पता पाई जाती है, एनीमिया पाया जाता है। तो इस प्रकार से इनमें रक्ताल्पता पाई जाती है, वाहक के रूप में कार्य करते हैं और सामान्य प्रकार के होते हैं। और ये किस प्रकार का है, तो आप ध्यान दीजिए, सामान्य है, ये हमें ध्यान रखना है, सामान्य है, ये संतान सामान्य प्रकार की होगी। तो इस प्रकार से इनकी वंशागति देखने को मिलती है। तो आप क्या ध्यान दीजिए कि ये रोग होता है, ये केवल एक ही परिस्थिति में होता है। कब होता है, जब कौन सी परिस्थिति में, समयुग्मजीय परिस्थिति में। विषम युग्मजीय परिस्थिति में इनके द्वारा रोग नहीं होता है, परंतु ये वाहक के रूप में कार्य करते हैं। तो ये इस प्रकार से हमें रोग का ध्यान रखना है, कौन से, सिकल सेल एनीमिया। एक और बात आप ध्यान रख सकते हैं, सिकल सेल एनीमिया रोग से पीड़ित व्यक्ति होंगे उनमें मलेरिया रोग का प्रभाव बहुत कम होता है, क्योंकि मलेरिया रोग होता है उनके जो परजीवी होते हैं, आपको पता है मलेरिया रोग होता है वो किसके कारण से होता है, तो मलेरिया रोग एक प्रोटोजोआ के कारण से होता है, प्लाज्मोडियम, जो कि मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने के फलस्वरूप प्लाज्मोडियम होगा, वह हमारे रुधिर में चला जाता है और रुधिर में प्रवेश करने के बाद में जो यकृत में प्रवेश करता है, यकृत में भोजन करके और अगली स्टेज बनाएगा, वो सारे डिटेल्स से जब समझाऊंगा उस समय देखेंगे। उसके बाद में वो आरबीसी में प्रवेश करेगा और आरबीसी में हीमोग्लोबिन का वो भक्षण करता है, परंतु हीमोग्लोबिन कैसा है, विकृत है और उत्परिवर्तित हीमोग्लोबिन है। और विकृत या उत्परिवर्तित हीमोग्लोबिन होने के कारण से वह प्लाज्मोडियम है वो उसका भक्षण नहीं कर पाएगा, और प्लाज्मोडियम भक्षण नहीं करने के कारण से वह आगे अपनी लाइफ साइकिल को नहीं बढ़ा पाता है। साइजोगोनी और स्पोरोगोनी होती हैं वो नहीं बन पाती हैं, और इसकी लाइफ साइकिल आगे नहीं बढ़ने के कारण से इसकी डेथ हो जाती है। तो इस प्रकार से आपको क्या ध्यान रखना है कि ये मलेरिया रोग के प्रति क्या होता है, यानी जो बच्चे होंगे वे मलेरिया रोग के प्रति क्या होते हैं, स्वाभाविक रूप से प्रतिरोधी होते हैं। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, ये जो सिकल सेल एनीमिया उसके बारे में। एक और छोटी सी डिजीज है उसके बारे में भी हम डिस्कशन कर लेते हैं, उसका नाम है फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो अगला हमें रोग ध्यान रखना है, वह कौन सा ध्यान रखना है, फिनाइल कीटोन्यूरिया। छोटा सा ही है, ज़्यादा कोई बड़ा है नहीं, उसको भी हम ध्यान रख लेते हैं, फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो सेकंड ध्यान दीजिए, वह कौन सा हमें ध्यान रखना है, फिनाइल कीटोन्यूरिया, कीटोन्यूरिया। अब ध्यान दीजिए होता क्या है फिनाइल कीटोन्यूरिया,
ये आपको ध्यान रखना है, एक प्रकार का उपापचयी त्रुटि है, ये जन्मजात उपापचयी त्रुटि है, ये हमें ध्यान रखना है। किस प्रकार की होती है? वंशागत होती हैं एवं जन्मजात होती हैं। तो ये जन्मजात वंशानुगत उपापचयी त्रुटि है, जो कि आपको ध्यान रखना है किसके कारण से होती है? तो आपको ध्यान रखना है अलिंग गुणसूत्र 12 में विकृति के कारण से होती है। अलिंग गुणसूत्र 11 में होने से कौन सा होता है? सिकल सेल एनीमिया, और 12 में विकृति होने से कौन सा हो जाएगा? तो आपको क्या ध्यान रखना है? फिनाइलकीटोन्यूरिया होता है। अब ध्यान दीजिए, आपको ध्यान रखना है फिनाइलकीटोन्यूरिया होता क्या है? तो आप ध्यान दीजिए, एक एमिनो अम्ल होता है फिनाइल एलानिन। कौन सा एमिनो अम्ल होगा? फिनाइल एलेनिन एमिनो अम्ल होता है। और फिनाइल एलेनिन एमिनो अम्ल होता है, उस फिनाइल एलेनिन एमिनो अम्ल होगा, उस एमिनो अम्ल को हम जो है वह किस में परिवर्तित करेंगे? तो आपको ध्यान रखना है टायरोसिन में परिवर्तित होता है सामान्य रूप से। ये फिनाइल एलानिन होता है वो किस में सामान्य रूप से परिवर्तित होता है? टायरोसिन में परिवर्तित होता है। परंतु क्या होता है कि इस प्रकार की विकृति होने के कारण से इस फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में बदलने वाले एक एंजाइम फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज होता है, वह कम हो जाता है। तो यहाँ पर एक एंजाइम होता है, वह कौन सा होता है? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। इसकी क्या हो जाती है? कमी। विकृति होने के कारण से कमी होने से फिनाइल एलानिन है वह फिनाइल एलानिन टायरोसिन में नहीं बदल पाता है, और फिनाइल एलानिन टायरोसिन में नहीं बदलने के कारण से फिनाइल एलानिन का क्या हो जाता है? एकत्रीकरण हो जाता है। ये एकत्र हो जाता है, एकत्रीकरण हो जाता है, और एकत्रीकरण होने के कारण से यह फिनाइल पायरुविक अम्ल का निर्माण कर लेगा, फिनाइल पायरुविक अम्ल का निर्माण करेगा। और इसके अतिरिक्त कुछ पायरुविक अम्ल के अतिरिक्त कुछ व्युत्पन्न होते हैं वह बन जाते हैं। फिनाइल पायरुविक अम्ल एवं कुछ इसके व्युत्पन्न उत्पन्न हो जाते हैं, और ये व्युत्पन्न जमा हो जाते हैं, और जमा होने के कारण से ये व्युत्पन्न शरीर में क्या हो जाते हैं? लगातार बनते जाते हैं, एकत्र हो जाते हैं, और एकत्र होने से मानसिक दुर्बलता आ जाती है। एकत्र होने से क्या हो जाएगी? मस्तिष्क का विकास रुक जाता है, मानसिक दुर्बलता आ जाती है, और इस प्रकार के रोग को हम क्या कहेंगे? फिनाइल एलानिन के जमा होने के कारण से होने वाला रोग फिनाइलकीटोन्यूरिया कहलाता है। तो इससे मानसिक दुर्बलता आ जाती है। तो ये रोग हमें ध्यान रखना है, कौन सा? फिनाइलकीटोन्यूरिया। सिंपल सा हमें ध्यान रखना है, ये एक प्रकार की उपापचयी जन्मजात वंशानुगत त्रुटि है, जो कि अलिंग गुणसूत्र 12 में उत्परिवर्तन के कारण से उत्पन्न होती है, विकृति के कारण से उत्पन्न होती है। इस प्रकार की विकृति किसके कारण से होती है? तो आपको ध्यान रखना है फिनाइल एलानिन नामक एमिनो अम्ल होता है, उसको टायरोसिन एमिनो अम्ल में बदलने के लिए एक एंजाइम फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज की आवश्यकता होती है। इस एंजाइम की इसी जो विकृति के कारण से कमी हो जाती है, और एंजाइम की कमी होने के कारण से जो फिनाइल एलानिन है वह शरीर में क्या हो जाएगा? एकत्रित होना प्रारंभ हो जाएगा, तथा यह फिनाइल पायरुविक अम्ल में व्युत्पन्न बदलेगा, और ये व्युत्पन्न लगातार एकत्रित होने से मानसिक दुर्बलता आ जाती है, तथा मूत्र के साथ में भी इनकी मात्रा क्या होती है? मूत्र के साथ इनकी मात्रा भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, के साथ मात्रा भी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार के रोग को हम क्या कहेंगे? तो आप ध्यान दीजिए, इस रोग को हम कहते हैं फिनाइलकीटोन्यूरिया कहा जाता है। तो ये दो रोग हमें ध्यान रखना है जो कि अलिंग गुणसूत्र से संबंधित होते हैं। इसी के साथ में आपका जो ये चैप्टर था वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगली क्लास में अगले चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।